नमस्कार साथियों। आज अपन इंटरनेशनल रिलेशन के एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि प्राय आए दिन विभिन्न राष्ट्रों के बीच मतभेद एवं चर्चा का विषय रहता है। ये टॉपिक है मानवाधिकार की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार की अवधारणा जिसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखते हैं पृष्ठभूमि। समसामयिक वैश्विक समाज में मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण विश्व का ध्यान आज इस विषय पर केंद्रित है। आज विश्व स्तर पर मानवाधिकार पर उठ रही जो मांगे हैं एवं गरिमा में मानव जीवन की जो हर व्यक्ति में आकांक्षा ने मानव सभ्यता एवं संस्कृति को एक निर्णायक एवं संवेदनशील रूप प्रदान किया है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक उपयुक्त सामाजिक वातावरण का होना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ एवं सकारात्मक सामाजिक परिस्थितियों में ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। समाज में ऐसे सकारात्मक वातावरण एवं मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता होती है और यही अधिकार मानवाधिकार के रूप में जाने जाते हैं। मानवाधिकार से आशय या अर्थ आधुनिक ब्रिटिश राजवैज्ञानिक लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना समाज में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। मानवाधिकार अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। साथ ही ये मानव के विशेष अस्तित्व के कारण, उनसे संबंधित होने के कारण ये जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम कई बार मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार या नैसर्गिक अधिकार इन विविध नामों से भी पुकारते हैं। मानवाधिकार में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों एवं मूल्यों को सम्मिलित किया गया है, परंतु इसकी सर्वमान्य विश्वव्यापी परिभाषा नहीं होने के कारण राष्ट्र अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग देशों में इसे अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित कर लिया जाता है और इसी कारण से इसका प्राय हनन होते देखा जाता है। राज्य ही मानवाधिकारों के निर्माता है और साथ ही उसका गार्जियन या संरक्षक भी राज्य है, क्योंकि बिना विधि मान्यता के अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए इसके पीछे कानून या विधि का होना जरूरी है, जब भी इसका अस्तित्व समाज में और राज्य में संभव है। आज सामाजिक जागरूकता एवं कर्तव्यों की जानकारी के अभाव में विश्व के हर किसी राष्ट्र में मानव अधिकारों के हनन की खबरें जो समाचार पत्रों के पन्नों में हमेशा सुर्खियां बनी रहती है। मानवाधिकार के हनन से जुड़ी समस्याएं जैसे नस्लीय भेदभाव, आतंकवादी घटनाएं, लैंगिक विभेद, धार्मिक एवं पुलिस अर्थात सैन्य अत्याचार इत्यादि जो समस्याएं हैं वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बुद्धिजीवी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने लगी है। समसामयिक विश्व में मानवाधिकारों का संरक्षण मानवीय विकास एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यापक के लिए आवश्यक हो गया है। विश्व शांति, सद्भावना तथा मानवता की व्यापक अवधारणा को अपना करी विश्व संस्कृति एवं समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। ऐसी दीर्घकालीन रणनीति एवं सोच ही आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वैश्विक शांति और सहयोग के अंदर ही मानव के जो अधिकार है उन्हें केवल उनकी रक्षा हो पाएगी, बल्कि मानवीय व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और अंत में चलकर संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों में सामंजस्य सहयोग रहेगा और उनका विकास होता रहेगा। मानवाधिकार की अवधारणा का विकास। मानवाधिकारों का वर्तमान स्वरूप जो आज हमें देखने को मिलता है, ये लंबे विकास एवं दीर्घ मानवीय संघर्ष जो है उसका परिणाम है। प्राचीन यूनानी विचारक वहाँ से लेते हैं अपन, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों का जब वो निरूपण करते हैं तो अधिकारों के आधार पर करते हैं। राज्य एवं व्यक्ति के आपसी संबंध वो सामंजस्यपूर्ण मानते हैं।
परिणामतः दावों के रूप में अधिकारों राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की न तो गुंजाइश है और नहीं आवश्यकता है। यानी यूनानी विचारक अधिकार को एक दावे के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के अंदर सामंजस्य पर बल देते हैं, साम्य राज्य का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। परंतु मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास में धर्म की प्रधानता होती है, अंधकार का युग होता है, अतः किसी भी प्रकार के अधिकार की बात करना ही बेमानी होगा। फिर ब्रिटेन में इस संदर्भ में अधिकारों के लिए संघर्ष की कहानी, यानी अधिकारों को लेकर यदि संघर्ष की कहानी वैश्विक स्तर पर शुरू होती है तो वो होती है ग्रेट ब्रिटेन में। परंतु ये कहानी दावे के रूप में, यानी पश्चिम के अंदर अधिकार को एक दावे के रूप में चरितार्थ किया गया है। इसी कारण पश्चिम की विचारधारा में अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे के रूप में अस्तित्व में आया, जबकि भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं होगा। वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष की सर्वप्रथम शुरुआत ब्रिटेन में एक महान अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो 1215 में आता है यहीं से होती है। उसके बाद 1628 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार पत्र मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होता है, यानी माइलस्टोन के रूप में ये पत्र जाना जाएगा, जिसके बाद में विश्व के अंदर मानवाधिकार की अवधारणा का विकास होगा। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिका स्वाधीनता आंदोलन 1783 ने मानवाधिकारों के विकास क्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परंतु मानवाधिकार पद या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 3 बार राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने चर्चिल के साथ में जब अटलांटिक चार्टर 1941 में घोषित किया था तो वहाँ पर भी 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही थी और यहीं से मानवाधिकार शब्द अस्तित्व में आता है। फिर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अस्तित्व में आती है, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं जो मानवता से सरोकार रखने वाले सभी अधिकारों के अस्तित्व एवं उनके संरक्षण की वैश्विक समुदाय से आशा करता है। यानी बाद में यूएनओ की महासभा के द्वारा जो कमीशन गठित किया गया था मानवाधिकारों पर, उस कमीशन ने 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की थी और इसी आधार पर हम प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1966 में मानवाधिकारों की जो परिसंविदा था, जो चार्टर है, उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक था नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, दूसरा था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार। उसके बाद 2006 में मानवाधिकार आयोग जो कमीशन था, इसकी जगह मानवाधिकार परिषद इन काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का गठन किया और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जोर दिया गया है। यानी जो यूएनओ के नेतृत्व में 46 में मानवाधिकार आयोग बना था, उस आयोग की जगह 2006 में उसका नाम चेंज करके मानवाधिकार परिषद बना दिया गया। मानवाधिकारों की अवधारणा भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब अपन देखेंगे कि अभी तक हमने जो कंसेप्ट ह्यूमन राइट्स की देखी है, ये पश्चिमी कंसेप्ट थी। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों को देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में अधिकारों को किस रूप में लिया गया है। मानवाधिकारों के विकास परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारतीय संस्कृति के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि पुरातन समय से हमारे यहाँ मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी आवश्यक प्रावधान एवं पर्याप्त व्यवस्थाएं निर्धारित की गई थी। हमारी संस्कृति जिसकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम का सार्वभौमिक सिद्धांत। ये हमारी कल्चर का मूल मंत्र है, जिसे न केवल अपने देश के लोग बल्कि संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है। इसीलिए भारत में जितने भी विदेशी आए वो हमारी संस्कृति में समा गए और हमारी संस्कृति आज भी बरकरार है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों और नीति ग्रंथों में अनेक स्थानों पर संसार के सभी प्राणियों के समानता के सिद्धांत को अपनाने संबंधी असंख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकारों की मान्यता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई। ये संघर्ष मूल रूप से नागरिक और मानवाधिकारों को कुचलने के विरुद्ध था। यानी बाद में जब हमारे देश में मध्यकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत के शासक आते हैं, उसके बाद में आपके
मुग़ल आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी का जो संघर्ष छिड़ता है, उसके अंदर जो संघर्ष था, एक और अंग्रेज सरकार जो मानवाधिकार को कुचल रही थी, दूसरी ओर नागरिक भारत में स्वाधीनता चाहते थे, अपने अधिकार चाहते थे। इस दौरान ये बीच का संघर्ष था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चले स्वराज आंदोलन, जो कि आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में शुरू होता है। लाखों भारतीयों ने आत्म चेतना जगाने और उसे नैतिक और वैधानिक रूप से सजग बनाने का प्रयत्न इस दौरान किया था। आंदोलन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक विश्वास के लिए फांसी पर लटकाए जाने और बंदियों को यातनाएं दिए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ऐसे मामलों पर खास तौर पर ध्यान दिया। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासकों के अत्याचार का भंडाफोड़ किया। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में ठोस प्रावधान किए गए। अब अपन देखेंगे कि देश के संविधान में अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की पहचान मानव मात्र के रूप में करेगा। उसके बाद संविधान का भाग 3 नागरिकों को जो कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार देता है, वहीं इसके पूरक के रूप में भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। यही सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1966 में मानवाधिकार आयोग ने जो 2 संविधाएं स्वीकार की थी, उसी को हमने संविधान में भाग 3 और 4 के अंदर अलग अलग रूप में स्वीकार कर लिया। जैसा कि संविधान विशेषज्ञ नाना पालकीवाल ने कहा है कि हमारा संविधान बुनियादी तौर पर आम आदमी के लिहाज से बनाया गया है। नागरिक स्वतंत्रता संविधान की आधारशिला है और संविधान में उल्लेखित मानवाधिकार स्वाभाविक अधिकार है जिनको हमारी अदालतों ने भी मान्यता दी है। ये अधिकार यूएनओ के घोषणा पत्र और मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का आधार है। इन अधिकारों को कागज पर लिखने की जरूरत नहीं है, अपितु इन्हें मानव के मन एवं हृदय पर अंकित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों के अतिरिक्त मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक विधायी और कार्यपालिका के आदेश जारी किए गए, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत में इन कानूनी प्रावधानों के अलावा भी अनेक एनजीओज है जो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठित पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन प्रमुख है। सहिष्णुता, दूसरे का सम्मान और उसे महत्व देने जैसे प्राचीन मूल्यों की वजह से भारत मानवाधिकारों की जन्मभूमि रहा है। मानवाधिकार कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो बाहर से हम पर थोपी गई है। भारत में नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने मानवाधिकार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत में विधि के शासन की संस्थागत व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना की गई है। मगर नागरिक स्वतंत्रताओं से लोगों को वंचित किए जाने की भी बहुत सी घटनाएं हमारे यहाँ देखने को मिलती है। जैसे आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई। इसी प्रकार आज भी कुछ जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है। तो भारत के अधिकतम भागों में चिंताजनक रुझान मानवाधिकार को लेकर हमें दिखाई देता है। शहरी ग्रामीण भारत में गरीब लोगों में शोषण बढ़ रहा है, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, कुपोषण, भूखमरी, पर्यावरण में खराबी, महिलाओं, बच्चों और जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति आज भी बिगड़ी हुई है। यानी ये समस्याएं मूल रूप से आज देखने को मिलती है। धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति और सरकार के स्तर पर अराजकता में बढ़ोतरी होती नजर आती है। राजनीतिक संस्थाओं में निरंकुशता बढ़ती जा रही है और बड़े बांधों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण से हजारों लोग विस्थापित हुए और हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये सभी उदाहरण देश में मानवाधिकार के उल्लंघन की कहानी बयां कर रहे हैं। देश में आज भी 1/3 लोग गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल है और करीब इतने ही लोग निरक्षर है।
पढ़े लिखे नहीं है। बड़ी संख्या में लोग शोषण की वजह से भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार आंदोलन करता अक्सर सभी लोगों को उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार और दुर्व्यवहार से बचाने की बात करते हैं, लेकिन आज बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष एवं बच्चे भीषण गरीबी और अमानवीय परिस्थितियों से जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के लिए मानवाधिकारों को सार्थक बनाने का एक ही उपाय है कि इनकी भौतिक स्थिति में बदलाव आए। इन्हें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना होगा, तभी ये लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे। निष्कर्ष एवं सुझाव। भारत में प्राय मानवाधिकारों के प्रति आम लोगों में जागरूकता का अभाव परिलक्षित होता है। ये सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात देखने को है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। यहाँ पर शोषण है, अन्याय है, उत्पीड़न, अत्याचार, लोगों के अधिकारों का हनन आदि घटनाएं सामान्य से प्रचलित है, आए दिन अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती है। शहरी के जो कल्चर है उसकी विकृति के कारण आज भी भारत में किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ जो बिना अंगरक्षक के चलती है, उनके साथ कुछ भी समय में कुछ भी घटित हो सकता है, जिसके अभी उदाहरण कई अखबारों में देखने को मिल रहे हैं। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए ठोस संवैधानिक प्रावधानों और विधिक व्यवस्था के बावजूद, ये ना हमारे संविधान में ठोस प्रावधान किए, साथ ही मानवाधिकार आयोगों का विधिक प्रावधान किए गए, फिर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और भविष्य में इसके उल्लंघन को रोकने के लिए नितांत आवश्यक है कि हमारी विधिक और न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए। नहीं तो केवल आदेश और निर्देश जारी कर देने भर से कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक मानवाधिकारों के मुख्य नियम और लोगों में जागरूकता संबंधी निर्देशों के पालन की दिशा में हम सचेत नहीं होंगे, तब तक जुल्म का ये सिलसिला चलता रहेगा। आवश्यकता है लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं मानवीय कर्तव्य भावना को प्रेरित करने की। इस व्याख्यान में हमने मानवाधिकारों के अर्थ, उसके बाद में इसके ऐतिहासिक विकास क्रम, फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिकारों की अवधारणा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और उस उल्लंघन को कैसे रोका जाए, ये निराकरण के उपाय आदि विषयों पर अपन ने चर्चा की है। यदि इस संदर्भ में किसी को भी कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, उसके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।